ली शाव्या ने अपने ईयरपीस को छुआ और अगले ही पल अपना मोबाइल मुझे दे दिया। मैंने मोबाइल लिया और उसमें लाइफेंग की तीखी बातें सुनाई दी। हालांकि मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आया था, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चल ही गया था तो इसे यूं ही छोड़ने का कोई सवाल नहीं था। मैंने मोबाइल पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया। तुरंत उसकी आवाज़ सुनाई दी, इतनी कम उम्र में न दौड़ना, न व्यायाम करना और न काम करना। अगर हमारे देश के युवा सभी ऐसे हो जाएं तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। मैंने वीडियो रोक दिया और कैमरे की तरफ देखा। प्रोफेसर ली, है ना? चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी देश में युवाओं को सड़क पर घूमने तक का अधिकार नहीं दिया जाए तो क्या उस देश का भविष्य बेहतर होगा? ये कहकर मैंने मोबाइल फिर से चलाया। ऐसे निकम्मे इंसान का सांस लेना भी बर्बादी है। जो जिंदगी कोई मूल्य पैदा नहीं कर सकती उसका मतलब ही क्या है? अगले ही पल लाइफेंग की आवाज़ फिर रोक दी गई। मैंने कहा, कल मैंने पड़ोसी के खेत में एक बड़ा सा पाखाना कर दिया था। वो पाखाना उन सब्जियों के लिए जरूर बहुत मायने रखता होगा। जल्द ही तीसरा सवाल सुनाई दिया, स्वास्थ्य की चिंता तो मध्यम उम्र के बाद करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र में तथाकथित स्वास्थ्य संभाल की कोई जरूरत नहीं है। यही वो उम्र है जब ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और बुद्धि लगातार विकसित होती है। अगर सभी लोग इसी तरह सड़क पर घूमते रहें तो क्या ये अपनी जिंदगी को बेकार में बर्बाद करना नहीं है? मैंने सुनने के बाद मोबाइल नीचे रख दिया, फिर सीधा खड़ा होकर कैमरे की तरफ देखने लगा। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? ये सुनते ही लाइव रूम के कमेंट्स अचानक तेजी से आने लगे। हा हा हा, समाज का बंदा, दिल में गुस्सा और बातों में दम। बहुत बढ़िया जवाब दिया। इस जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा नफरत विशेषज्ञों और प्रोफेसरों से है। युवा ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वैसा क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्यों? जिसे नहीं पता उसे तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने इनके घर का खाना खा लिया हो और इनका बर्तन चुरा लिया हो। मुझे लगता है अगर मैं प्रोफेसर ली के बिस्तर पर 2 किलो का पाखाना कर दूं तो वो काम भी बहुत मायने रखेगा। उधर स्टूडियो में लाइफेंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश होते होते बचा। मैंने उसे जो कुछ कहा था वो पहले ही बहुत बेबाक था, लेकिन उसे क्या पता था कि इंटरनेट पर बैठे लोग उससे भी ज्यादा बेबाक निकलेंगे। 2 किलो का पाखाना? भाई, तुम सच में इतना कर सकते हो? सियावे का चेहरा अजीब तरह से मुड़ गया था। वो परेशान होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। ये इंटरनेट वाले भी कमाल के प्रतिभाशाली हैं। ये चू सिंह सच में जन्म से ही ट्रैफिक खींचने वाला जीनियस है। जब तक चुप रहता है तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है हमेशा कोई न कोई बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि शो को शुरू हुए सिर्फ 1 दिन ही हुआ था, लेकिन सियावे ने महसूस कर लिया था कि चू सिंह जब भी बोलता है हमेशा कुछ दर्शकों के दिल की बात कह देता है। उसी समय मैंने अचानक गंभीरता से कैमरे की तरफ मुंह किया और झुककर प्रणाम किया। मुझे विशेषज्ञ से माफी मांगने की अनुमति दीजिए। मेरी इस अचानक की गई हरकत से दर्शक हैरान रह गए। लाई शाव्या को भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि जो आदमी कभी नुकसान सहने वाला नहीं था वो अचानक माफी कैसे मांग रहा है। मैंने कहा, मुझे डॉक्टर चैन पिंग से माफी मांगनी है। मैंने अभी गलत कहा था। हर विशेषज्ञ को विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है प्रोफेसर सच में प्रोफेसर हों, लेकिन विशेषज्ञों में भी असली विशेषज्ञ होते हैं। चैन पिंग मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे, जैसे दूर से ही मेरी बात का जवाब दे रहे हों। गोंग रुयान भी समझदारी भरी मुस्कान के साथ हंसी। वो असल में इस शो में सिर्फ मनोरंजन के लिए आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये चू सिंह उसे इतना बड़ा सरप्राइज देगा, और तभी मैंने उसका भी जिक्र कर दिया। मिस गोंग रुयान, मुझे आपके टीवी सीरियल हमेशा से बहुत पसंद हैं। आप दिखने में खूबसूरत हैं और आपका स्वभाव भी बहुत खुला हुआ है। आपको एक लाइक। गोंग रुयान ने मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ इशारा किया, जैसे दूर से ही मुझे लाइक दे रही हो। यह दृश्य देखकर शिया वे भी हैरान रह गया, क्योंकि मेरी शो में मौजूदगी सचमुच उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना साफ साफ सही और गलत का फर्क करने वाला इंसान हूं। लाइफेंग का चेहरा और भी काला पड़ गया। घर लौटने के बाद कैमरामैन ने उपकरण बंद कर दिए। लाई शाव्या ने जोर से सांस छोड़ी। आज का दिन सच में बहुत थका देने वाला था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, काम जिंदगी के लिए होता है, लेकिन जिंदगी का असली मतलब आराम से जीना है। चीजों को उल्टा मत कर देना। लाई शाव्या एक पल के लिए ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उल्टा मुझे ही उसे जीवन के बारे में समझाना पड़ेगा, लेकिन वो जानती थी कि मैं उसकी चिंता कर रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, चिंता करने के लिए धन्यवाद, और आज मेरे काम में सहयोग करने के लिए भी धन्यवाद। मैंने उसके सामने बढ़े हुए हाथ को देखा और उससे हल्के से हाथ मिलाया। लाई शाव्या थोड़ी हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी मर्यादा रखूंगा। पहले दिखने वाले उस आवारा लड़के से यह बिल्कुल अलग था। अनजाने में उसके मन में इस छोटे भाई के लिए थोड़ी अच्छी भावना पैदा हो गई। इसके बाद मैंने मुस्कुराकर पूछा, नूडल्स और खाओगी? घर वाले हैं। खाएंगे खाएंगे, ली शाव्या और कैमरामैन ने लगभग एक साथ जवाब दिया। मैं समझदारी से मुस्कुराया और दोनों के लिए फिर से नूडल्स बना दिए। कैमरामैन ने एक निवाला खाते ही कहा, भाई तुम्हारे नूडल्स में सच में कुछ तो बात है, बहुत स्वादिष्ट हैं। कैमरामैन का शरीर भारी भरकम था और उसकी हंसी भी बेहद भोली लगती थी। मैंने कहा, बस विशेषज्ञ के स्तर के हैं। मेरी बात सुनकर कमरे में फिर से हंसी गूंज उठी। बातचीत करते करते हम तीनों के बीच का माहौल काफी सहज और करीबी हो गया। बातों बातों में लाई शाव्या ने पूछा, तुम अभी इतने जवान हो,
क्या सच में पूरी जिंदगी इसी तरह आराम से पड़े रहने का इरादा है? मैंने जवाब दिया, जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो मौका किसी और के लिए छोड़ देना चाहिए, है ना? वो बोली, युवाओं को आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए। तुम्हारा पढ़ाई छोड़ देना सच में अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि तुम काफी होशियार हो। मैंने कहा, हम सब बड़े हो चुके हैं। जो चुनाव किया है उसके परिणाम भी खुद ही भुगतने पड़ेंगे। और साफ तौर पर कहूं तो पढ़ाई छोड़ना मेरे द्वारा भुगता जाने वाला पहला परिणाम है। कैमरामैन ने भावुक होकर कहा, तुम्हें देखकर सच में ईर्ष्या होती है। तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। ली शाया ने उसकी बाह में हल्का सा धक्का दिया। तभी कैमरामैन को याद आया, मेरे माता पिता और परिवार में अब कोई भी जीवित नहीं था। उसकी कही बात शायद मुझे चोट पहुंचा सकती थी। वो माफी मांगने ही वाला था, लेकिन तभी उसे मेरी हंसी सुनाई दी। मैंने कहा, इसलिए इंसान को अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में कम। लाई शाया हंस पड़ी। अच्छा हुआ ये बातें हम निजी तौर पर कर रहे हैं। अगर तुम्हारी ये बातें प्रसारित हो गईं तो पता नहीं कितने कीबोर्ड वॉरियर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, अगर मैं उन लोगों पर एक बार भी ध्यान दूं तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास अभी बहुत खाली समय है। ली शाओया को लगा कि मेरे साथ रहना सच में बहुत आरामदायक है। खाना पीना खत्म करने के बाद ली शाओया और कैमरामैन वहां से चले गए। घर लौटने के बाद ली शाओया ने एक लंबी सांस ली। उसे याद आया कि अभी रिपोर्ट और लेख लिखने हैं। शायद सोते सोते रात के 2-3 बज जाएंगे। सुबह फिर लाइव स्ट्रीम भी करनी थी। फिर उसे मेरी कही हुई बात याद आई, इंसान को अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वो कड़वाहट से मुस्कुरा दी। उसे एहसास हुआ कि उसमें मेरी जैसी हिम्मत ही नहीं थी। कई बार जिसे हम अपनी मजबूती समझते हैं वो सिर्फ एक खूबसूरत नकाब होती है। अगली सुबह कार्यक्रम के नेता को फोन आया। कार्यक्रम का असर जबरदस्त रहा, व्यूअरशिप भी फट गई। चू सिंह ने नेटिजन्स और विशेषज्ञ को जो जवाब दिए उसकी खबर सीधे ट्रेंडिंग में पहुंच गई। अगले ही पल नेता ने खाना तक नहीं खाया और घबराहट में तुरंत कार्यालय पहुंच गया। एक कर्मचारी ने नेता के आते ही स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अभी भी कार्यक्रम की गर्मी बहुत ज्यादा है। ट्रेंडिंग में जो टॉपिक है वो है मेरी टट्टी भी बहुत मायने रखती है। यहाँ तक कि कुछ नेटिजन्स ने रातों रात चू सिंह की बातों को एक अजीब तरह के गाने में बदल दिया था। नेता की नज़र से देखें तो वो गाना बेहद खराब था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस गाने के व्यूज 10 लाख से भी ज्यादा हो चुके थे। जल्द ही नेता के दिमाग में बात बैठ गई, हमें इस ट्रेंडिंग का अच्छी तरह इस्तेमाल करना होगा। कोशिश करो कि हमारा कार्यक्रम अगले स्तर तक पहुंचे। प्लानिंग विभाग तुरंत नई रणनीति बनाए। शायद हमें अपनी पुरानी योजना बदलनी होगी। कर्मचारी ने नेता का आदेश सुना और तुरंत सभी विभागों से संपर्क करना शुरू कर दिया। नेता ने खुद लाई शाओया को फोन किया। इस समय लाई शाओया आंखों के नीचे काले घेरे लिए दांत साफ कर रही थी। ब्रश करते हुए वो बार बार जम्हाई ले रही थी। नेता का फोन देखते ही उसने तुरंत खुद को संभाला। शाओया, तुमने जिस चू सिंह को ढूंढा है, लीडर, आप मेरी बात सुनिए, मैं चू सिंह से बात कर लूंगी। वो सच में बहुत अच्छा शो मटेरियल है। तुम पहले चुप रहो। अब से चू सिंह के किसी भी व्यवहार में दखल मत देना। जब भी जरूरत हो मेरी बात मानना। जरूरत पड़ने पर तुम कैमरे में आकर उसके साथ सीधे बातचीत भी कर सकती हो। हम लाइव स्ट्रीम की योजना बदल रहे हैं। कोशिश करो कि चू सिंह को लेकर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाया जाए। समझ गई? ओह ठीक है, समझ गई। लाई शाओया पूरी तरह हैरान रह गई। उसे लगा था कि नेता उसे डांटने आया है, लेकिन उम्मीद के उलट वो चू सिंह को स्वीकार कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। लाई शाओया ने तुरंत अपना फोन खोला और मेरे बारे में चल रही ट्रेंडिंग खबर देखी। जब उसने वो अतिरंजित गाना देखा तो उसके मुंह से टूथपेस्ट निकल गया और वो आगे पीछे होकर हंसने लगी। क्या ये गाना मुझे हंसाकर मारना चाहता है और फिर मेरे हुआबे के पैसे विरासत में लेना चाहता है? सुबह सुबह इंटरनेट पर इस घटना को लेकर बहस पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। नेटिजन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर रहे थे। कुछ बेहद अश्लील टिप्पणियां थीं तो कुछ लोग तर्क के साथ विश्लेषण कर रहे थे। फिर प्रशंसकों का एक समूह लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और नंबर 3 लाइव रूम में जमकर गालियां देने लगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द थे नाजायज, औलाद, कमीना, घटिया और न जाने क्या क्या। टीवी स्टेशन के नेता ने कमेंट सेक्शन देखा तो उसका दिल लगभग बैठ गया। इतनी बड़ी नाराजगी! क्या ये सब किसी के पुनर्जन्म लेकर आए हुए नाराज भूत हैं? लेकिन चूंकि इससे ट्रैफिक मिल रहा था तो चुपचाप खुश होना ही ठीक था। आखिर गालियां उसे थोड़ी मिल रही थीं, कार्यक्रम को नहीं। और जहां तक इस मामले के मुख्य किरदार का सवाल था, मैं उस समय आराम से सो रहा था और मुझे इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। ली शाओया आंगन में खड़ी होकर फोन देख रही थी। उसका चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। इंटरनेट की टिप्पणियों ने उसे अंदर तक घुटन महसूस करा दी थी। ये सिर्फ कार्यक्रम का हिस्सा है। चू सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हद से बाहर हो। क्या सच में बात को इतना बढ़ाकर परिवार की इज्जत तक ले जाने की जरूरत है? आजकल इंटरनेट का माहौल सच में बहुत खराब है। लेकिन जल्द ही ली शाओया ने आलोचना करने में दिलचस्पी खो दी। तेज धूप ने उसे थोड़ा सुस्त कर दिया था। कैमरामैन भी काफी पहले छांव में जाकर छिप गया था। लेकिन सामने वाले कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। अंदर से खर्राटों की आवाज लगातार और जोरदार आ रही थी। यह आदमी आखिर कब तक सोएगा? इसी समय कमरे के अंदर अचानक एक अजीब सी आवाज आई। फिर मेरी आवाज सुनाई दी। ली शाओया ठिठक गई।
कैमरामैन भी ठिठक गया। अगले ही पल दरवाजा एक आवाज के साथ खुला। मैं अपना माथा रगड़ते हुए बाहर आया। कैसा बेकार बिस्तर है, इसमें जरा भी आकर्षण नहीं है। इसी वजह से मैं नीचे गिर गया। लाई शाओया अभी आगे बढ़कर रास्ता साफ करने की बात कहने ही वाली थी कि अचानक कॉलेज के छात्रों का एक समूह आंगन में घुस आया। सबसे आगे एक लड़का था। उसके कान में ईयरिंग थी और उसने सिर से पैर तक महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रखे थे। छूशिंग, तू आखिर इंसान है भी या नहीं? वो लड़का आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोकने लगा। उसने आंख के कोने से कैमरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस पूरी बात के बारे में पहले से ही पता था। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं इस आदमी को जानता था। वो प्रथम वर्ष के कंप्यूटर विभाग का लिंग ह्यू था। वो जाओ जियाओ का कट्टर प्रेमी था और वो सचमुच एक अमीर परिवार का बिगड़ैल बेटा था। क्या तेरी आंखें खराब हैं? अगर मैं इंसान नहीं हूं तो तू क्या है? लिंग हूं के अंदर काफी देर से जमा हुआ गुस्सा अचानक मेरे इस जवाब से रुक गया। कुछ देर के लिए उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। नहीं, ये सही नहीं है। पहले तो चूशिंग ऐसा नहीं था। उसके ना माँ बाप थे, ना ताकत, ना कोई खास सहारा। वो हमेशा बहुत शांत और विनम्र रहता था। कोई परेशानी आती तो भी नुकसान सहकर बात को बड़ा नहीं बनाता था। तो क्या कल की लाइव स्ट्रीम भी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी? लेकिन लिंग हूं अब यहाँ आ चुका था, इसलिए वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। वो एक मकसद लेकर आया था। इसी समय कैमरामैन ने चालाकी से उपकरण चालू कर दिए। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने जियाओं को धोखा क्यों दिया? मैंने उसे क्या धोखा दिया? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। जाहिर था ये आदमी जाओ जियाओं के लिए ही आया था। तुमने उसकी भावनाओं से खेला। तुम साफ साफ उसके साथ रिलेशनशिप में थे। फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? आसपास खड़े उसके साथी भी मुझे दोष देने लगे। कोई मुझे बेवफा कह रहा था तो कोई कह रहा था कि शोहरत पाने के लिए मैंने अपना चरित्र तक खो दिया है। लाई शाओया भी कैमरे की तरफ देखने लगी। उसे हमेशा लगता था कि मैं सिंगल हूं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। अगर इसकी गर्लफ्रेंड है तो कल की सारी बातें क्या बहुत ज्यादा नहीं हो गई? किसने कहा कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं? ये बात तो सभी सहपाठी जानते हैं। कौन नहीं जानता कि तुम जियाओ के पीछे पागल थे? तुमने ऐसा काम किया है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, मैं मानता हूं, मुझे सच में कभी उससे प्यार था और कुछ समय तक मैं उसका पीछे पीछे घूमने वाला प्रेमी भी था। अच्छा, तुमने मान लिया, यही काफी है। लिंग के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। इसने लाइव स्ट्रीम में खुद स्वीकार कर लिया है। अब देखना मैं इसे कैसे बर्बाद करता हूं। अगर तुम्हारे पास जियाओ थी तो तुमने ऐसी बातें क्यों कहीं? अगर तुम मर्द हो तो अभी जाकर जियाओ से माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगनी ही पड़ेगी। उसके सारे साथी एक सुर में बोलने लगे। मैंने भौं उठाई और लिंग ह्यू तथा उसके साथ आए लोगों को अजीब नजरों से देखा। लेकिन अब मैं उसके पीछे नहीं भागता। पीछे भागने वाला इंसान पीछे भागना बंद कर दे तो क्या यह भी कोई गलती है क्या? लिंग ह्यू पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम अब उसके पीछे नहीं भागना चाहते? मैंने कहा अब मैं उसके पीछे नहीं भागता। अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम जाकर उसके पीछे भागो। लिंग हूं का दिमाग जैसे पूरी तरह रुक गया। तुझे लगता है मैंने कभी उसके पीछे नहीं भागा? नहीं, अभी इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। आज चूशिंग अजीब है, बहुत ही ज्यादा अजीब है। लाई शाओया भी हैरान रह गई। नेटिजन्स तो सीधे स्तब्ध हो गए। अभी लाइव शुरू हुई और इतनी जबरदस्त चीज? कब से पीछे भागने वाले प्रेमी इतने दबंग हो गए? इसी समय किंगबेई एकेडमी के गर्ल्स हॉस्टल में जो जियाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। सिंग शिंग, मुझे मत बताना कि लिंग हूं को तुमने बुलाया है। लिन शिंग शिंग की आंखें घूमी और उसने तुरंत अपने रिश्ते को संभालते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम मुझे लाइव स्ट्रीम क्यों दिखा रही हो, और वो भी इतने संयोग से? लिंग हूं ने मुझे बताया था। उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए चू शिंग से हिसाब लेने जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लाइव दिखाने के लिए यहाँ लाई हूँ। सच में? जाओ जियाओ को स्वाभाविक रूप से कुछ गड़बड़ लगा। अरे बिल्कुल सच है, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। बस देखो, तुम भी तो जानना चाहती हो कि चूशिंग अचानक ऐसा क्यों हो गया, है ना? जाओ जियाओ ने अपने मन का संदेह कुछ हद तक छोड़ दिया। वो सच में जानना चाहती थी कि मैं अचानक एकदम अलग इंसान क्यों बन गया था। इसी बीच एक साथी ने लिंग हूं को देखकर थोड़ा घबराते हुए तुरंत अपनी वफादारी दिखाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। तुम इंसानों वाली बात कर भी रहे हो? जब मन किया पीछे पड़े, जब मन किया छोड़ दिया। तुम उस लड़की को आखिर समझते क्या हो? लेकिन तभी मेरा चेहरा गंभीर हो गया। दफा हो जा, पीछे भागने वाले की अपनी इज्जत होती है। बेकार के लोगों, बीच में मत बोलो। वो लड़का सीधे जम गया। पीछे भागने वाले की अपनी इज्जत? ओ भाई, मैंने तो ऐसा हाई लेवल खेल कभी नहीं खेला। बाकी सभी साथी भी एकदम सहम गए और चुपचाप आधा कदम पीछे हट गए। नेटिजन्स तो ये देखकर मजे लेने लगे। ओहो, पीछे भागने वाले की अपनी इज्जत? क्या ये घाटी में छिपी कोई सीक्रेट लाइन है? इन लोगों के रिएक्शन कितने असली हैं? अब तो ऐसा लग रहा है कि जो भी बीच में बोलेगा वही पीछे भागने वाला कहलाएगा। अब मुझे एक महान कहावत का असली मतलब समझ आया। इंसान जितना बेशर्म उतना ही अजेय। पीछे भागने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन इतना दबंग पहली बार देखा है। लगता है ये सच में बड़ा वाला लवर बॉय है। लिंग हूं ने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या खेल खेल रहा हूं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके साथ बहुत से साथी थे और संख्या भी ज्यादा थी।
उसने सिर घुमाकर देखा और पूरा इंसान ही, भाई मेरी एक बात मान। मैंने अपना हाथ लिंगहू के कंधे पर रख दिया। उस लड़की के पीछे भागने से अच्छा है कि 2-4 गेम और खेल लें, शायद तभी ऊपर पहुंच जाए। लिंगहू ने मेरा हाथ झटक दिया। तू मुझे ये मत बता कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। हाई स्कूल के समय से ही तू जियाओं के आसपास घूमता रहता था, उसके आगे पीछे भागता था। दुनिया में न तो प्यार बिना वजह होता है और न ही नफरत। क्या तुमने उसे धोखा दिया है? तुमने देखा है? नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ही सब कुछ साबित करने के लिए काफ़ी है। हाँ, मैंने उसे धोखा दिया। मेरे इस जवाब से लिंगहू हिल गया। तुम इतनी आसानी से मान रहे हो? इससे तो मैं खुद असुरक्षित महसूस करने लगा हूँ। इस समय लिशाओया की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, चूशिंग ने सच में धोखा दिया? अगर ये सच है तो क्या हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाएगा? कौन किसी ऐसे आदमी को देखना चाहेगा जिसने अपने रिश्ते में धोखा दिया हो? ये तो ऐसी चीज है जिसे बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। वो लगातार मुझे इशारे कर रही थीं कि अब और मत बोलो, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम बंद भी नहीं कर सकती थीं, वरना कार्यक्रम की रेटिंग सीधे गिर जाती। वो घबराकर अपना सिर खुजाने लगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और लिंगहू को देखने लगा। एक समय था जब मैं भी किसी के लिए पूरी तरह समर्पित और बेवकूफ़ प्रेमी था, लेकिन क्या करूं, मेरी क्षमता ही इसकी इजाज़त नहीं देती थी, इसलिए मैंने उसे धोखा दे दिया। क्षमता इजाज़त नहीं देती थी, इसलिए तुमने धोखा दे दिया? और ऊपर से ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम खुद बहुत पीड़ित हो। मुझे बताओ, वो तीसरा इंसान कौन था? मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इतनी बेशर्म कौन है। मैंने दोनों हाथ फैला दिए और बिल्कुल शांत होकर 3 शब्द बोले। एंजेला, ओ भाई, तुमने एक विदेशी लड़की के लिए जियाओं को छोड़ दिया? चूशिंग, चूशिंग। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने सतही निकलोगे। क्या विदेशी लड़की का चांद ज्यादा गोल होता है? क्या वहां की हवा ज्यादा मीठी होती है? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे चीनी लड़कियां भी पसंद हैं, जैसे लूना, दाजी, वांग जाओजुन, यूकी, सुन शंगश्यांग, दा चाओ, शाओ चाओ और भी बहुत सारी। हे, ऐसा मत समझना कि मैं लड़कियों का दीवाना हूँ। असल में उनकी आवाज़ें बहुत मीठी हैं। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। लिन शाओया अचानक अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तो तुम्हारा तथाकथित धोखा पूरे गेम की लड़कियों के साथ था? लिंग ह्यू चाहे जितना भी बेवकूफ़ हो, वो मेरी बात का मतलब समझ गया। क्या आजकल सच में कोई ऐसा इंसान है जिसने ऑनर ऑफ किंग्स नहीं खेला? लिंग ह्यू ने अपनी बाहें चढ़ाईं और मेरी तरफ बढ़ने ही वाला था। वो इस समय मुझे पीट डालना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया। कैमरा अभी भी लाइव है। चूशिंग, तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया, इसीलिए जियाओ हमेशा तुम्हें स्वीकार नहीं करती थी। असल में तुम ऐसे इंसान हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, लिंग हूं अभी बोलना ही चाहता था कि कई हाथों ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसके साथी उसे लगातार आंखों से इशारे कर रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे आंसू निकलने वाले हों। भाई मत बोलो, सच में अब कुछ मत बोलो। लिंग हूं को अचानक बात समझ आ गई। उसने कहा था कि ज़ाओ जियाओ ने कभी चूशिंग को स्वीकार ही नहीं किया था, तो फिर चूशिंग के धोखा देने की बात ही कहाँ से आती? गलती हो गई। मैंने एक लंबी सांस ली, इसलिए पीछे भागने वालों का कभी अच्छा अंत नहीं होता। भाई, जब तक तुमने कुछ हासिल नहीं किया है, जल्दी से पीछे हट जाओ। लिंग हूं का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया। वो तो चूशिंग को सबक सिखाने आया था, लेकिन आखिर में सारी बातें उसी पर पलट गईं। इस आदमी के पास तो पलटवार करने वाला कवच भी है। लिंग हूं अब वहां और नहीं रुक सका। वो मुड़ा और सिर झुकाकर बाहर जाने लगा। उसका एक साथी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन तभी मैंने अपनी आवाज़ पतली कर ली और अजीब अंदाज में कमर मटकाते हुए कहा, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। ओह! लिंग ह्यू अचानक पलटकर मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया और तेजी से बाहर ले गए। आंगन में खुशी से भरी हंसी गूंज उठी। ली शाओया और कैमरामैन भी जोर जोर से हंसने लगे। इस कार्यक्रम का असर तो सीधे आसमान छू रहा है। आखिर ये 2 नमूने कहाँ से आ गए? चूशिंग अभी अभी उठा था और इसने तुरंत इतना बड़ा टॉपिक दे दिया। कितना प्यारा है। लाई शाओया ने मुझे अंगूठा दिखाया। उसके मन में मेरे लिए सम्मान की भावना पूरी तरह भर गई थी। उसने कसम खाई कि आगे से वो मेरे साथ कभी बहस नहीं करेगी। सच में अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसी समय किंगबाई एकेडमी के गर्ल्स हॉस्टल में जाओ जियाओ और लिन शिंगशिंग फोन पकड़े हुए पूरी तरह सुन्न बैठे थे। ये आखिर हो क्या रहा है? जाओ जियाओ दांत पीसते हुए बोली, ये लिंग हूं आखिर किस बंदर ने भेजा था? लिन शिंगशिंग का शरीर एक पल के लिए कांप गया और उसने जाओ जियाओ की तरफ देखा। गुस्सा करो, मजाक करो, लेकिन गाली मत दो, ठीक है? इसके बाद लिन शिंगशिंग ने जल्दी से जाओ जियाओ को समझाया, तुम दुखी मत हो। मुझे पहले से पता था कि वो चूशिंग अच्छा इंसान नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर उसका हिसाब करूंगी। लेकिन ये लिंग हूं भी पागल है क्या? जाओ जियाओ थोड़ी टूट गई। मैं तो सोच रही थी कि क्या मुझे खुद चूशिंग से संपर्क करना चाहिए, शायद वो फिर से मेरी तरफ लौट आए। लेकिन इस लिंग हूं ने सब बिगाड़ दिया। अब मैं वहां कैसे जाऊं? मैं सच में पागल हो जाऊंगी। लिन शिंगशिंग ने कुछ फल खाते हुए कहा, असल में सबसे ज्यादा हैरान तो मैं हूं। मुझे नहीं लगा था कि लिंग हूं इतना बेकार निकलेगा। वो एक चूसिंग तक को संभाल नहीं पाया। पैसे के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। जाओ, दुख मत करो। 3 टांगों वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, लेकिन 2 टांगों वाले लड़कों की कोई कमी नहीं।
चाहो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवा दूं। सिंह सिंह, तुम्हें आखिर समझ भी है या नहीं? जू जियाओ ने फोन बिस्तर पर फेंक दिया, फिर दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़कर सिर उनके बीच छिपा लिया। पहले वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था, फिर अचानक बदल कैसे गया? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लिन सिंह भी उलझन में पड़ गई। क्या ऐसा नहीं है कि तुम पहले हमेशा उसे लटकाए रखती थी? उसे परेशान करके आखिरकार तुमने खुद ही उसे दूर कर दिया। अब जब वो सच में चला गया है तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सुबह भर इंतजार करने के बाद आखिरकार जब नेटिजन्स ने लाइव स्ट्रीम देखी तो वे पूरी तरह उत्साहित हो गए। इस प्रेमी के मुकाबले में बिना किसी शक के चूशिंग जीत गया था। पीछे भागने वालों का चैंपियन, गोल्डन बेल्ट। अब मेरी ताकत मुझे चुप रहने की इजाजत नहीं देती। हाँ, मैं ही चूशिंग का राज हूँ। चू परिवार की सेना कहाँ है? कुछ लोग मजाक कर रहे थे तो कुछ भावुक होकर अपनी बातें लिख रहे थे। असल में किसी के पीछे भागना सच में आसान नहीं होता। मत पूछो मुझे कैसे पता है। चूशिंग की एक बात ने दिल तोड़ दिया। पीछे भागने वालों का अच्छा अंत नहीं होता। कभी मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था। हम साथ हाई स्कूल गए, साथ कॉलेज गए। हमने वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद साथ समुद्र देखने जाएंगे। फिर वो जहाज पर थी और मैं किनारे पर। साला, अब मुझे प्यार पर कभी भरोसा नहीं होगा। मुझे उस रिश्ते से बाहर आने में 10 साल लगे। उसके लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उस रिश्ते से बाहर निकल पाना भी एक तरह की किस्मत है। मैं डिप्रेशन की वजह से अपने माता पिता से भी अलग हो गया। क्या तुम लोग जानते हो, इस समय छत पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मैं लड़की हूँ, मेरी आवाज़ मीठी नहीं है और गेम में भी बहुत खराब हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ खेला सकते हो? अचानक छत पर मौजूद एक चश्मिश लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा कि इस दुनिया में अभी भी कोई उसकी परवाह करता है। छत की हवा भी जैसे अचानक उतनी ठंडी नहीं रही। उसने आंसू पोंछे और चुपचाप उठकर वहां से चला गया। लिन शाओया लगातार कमेंट पढ़ रही थी। जब उसने मेरी टिप्पणी देखी तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ये तो अंदर से अच्छा लड़का है, लेकिन जल्द ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इस समय बहुत सी महिला नेटिजन्स कमेंट कर रही थीं, कितनी हास्यास्पद बात है। कोई पीछे भागने वाला खुद को अच्छे से पैक कर लें तो क्या वो पीछे भागने वाला नहीं रहेगा? कुछ पुरुष खुद को समझ ही नहीं पाते। पीछे भागने वाला होने में क्या गलत है? जब वो किसी के पीछे भागकर दूसरे को खुश करता है तो क्या खुद भी खुश नहीं होता? मुझे सबसे ज्यादा नफरत ऐसे लोगों से है। जब कोई खुद खुशी से किसी के पीछे भाग रहा है तो ये लोग क्यों कहते हैं कि ऐसे लोगों का बुरा अंत होना चाहिए? खुद किसी के पीछे भाग नहीं सकते और दूसरों को भी नहीं भागने देते। कितनी घटिया सोच है। क्या कोई इसलिए किसी के पीछे नहीं भागता क्योंकि वो प्यार करता है? उसे किसी दूसरे इंसान से प्यार करने का अधिकार छीनने का हक किसने दिया? ली शाओया अंदर ही अंदर पूरी तरह अवाक थी। एक उच्च शिक्षित और सही सोच रखने वाले इंसान के रूप में उसे लगा कि ये महिलाएं बिल्कुल तर्कहीन थीं। पीछे भागने वाला आखिर एक अपमानजनक शब्द ही तो है। जब ये अपमानजनक शब्द है तो कोई ये कैसे मान सकता है कि ऐसे लोगों का अस्तित्व सही है? कार्यक्रम ने जिस तरह के मेहमान को चुना है वो खुद ही कुत्ता है। ऐसा मेहमान इंसानों जैसी बातें कैसे करेगा? खुद कुत्ता होकर दूसरों को इंसान बनने के लिए कहना कितना हास्यास्पद है। इस साल का सबसे बड़ा मजाक। पीछे भागना बंद कर दिया और सोचता है कि अब इंसान बन गया। लाई शाओया को एहसास हुआ कि एक जैसी भाषा में लिखे गए इतने सारे कमेंट जरूर किसी संगठित और पहले से तय योजना का हिस्सा थे। कोई जानबूझकर लाइव स्ट्रीम में आकर कार्यक्रम की टीम और चू शिंग को बदनाम कर रहा था। अगर इस मामले को ऐसे ही चलने दिया गया तो भविष्य में यह बड़ी समस्या बन सकती थी। उसने तुरंत इस मामले की जानकारी ऊपर दे दी। असल में बैकएंड का डेटा कार्यक्रम के नेता और कर्मचारियों ने भी देख लिया था। नेता ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे ट्रैफिक पसंद था और उसके लिए वो किसी भी घटिया तरीके का इस्तेमाल करने को तैयार रहता था। लेकिन पुरुष और महिला के बीच टकराव वाला विषय बेहद संवेदनशील था। अगर कोई इसका गलत फायदा उठाता तो ये कार्यक्रम को खत्म करने वाली जहरीली सुई बन सकता था। वो चूशिंग को समझता था। आज के समाज में युवाओं के अंदर गुस्सा काफी ज्यादा है और उनकी सोच आसानी से कट्टर हो सकती है। लेकिन शुरुआत से अंत तक चूशिंग ने कोई भी हद से बाहर की बात नहीं कही थी, बल्कि उसे लगता था कि चूशिंग की सोच बहुत सही थी। वो अपनी पसंद को बिल्कुल नहीं छिपाता था और बहुत सीधा इंसान था। उसने न कोई गैरकानूनी काम किया था, न किसी दूसरे की जिंदगी में दखल दिया था। लेकिन ऐसे इंसान ने भी इतने बड़े समूह को उसके खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दिया था। इससे साफ था कि बहुत से लोग सच्चाई देखना नहीं चाहते। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी की खिड़की पर चिपका पर्दा फाड़ दिया जाए। उस पर्दे के पीछे घाव भी हो सकता था और सड़ा हुआ मांस भी। कुल मिलाकर वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देख सके। गहराई से सोचें तो इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते थे। पहला, किसी प्रभावशाली हित समूह के फायदे पर चोट पहुंची थी। दूसरा, कोई ट्रैफिक पाने के लिए जानबूझकर चिंता और टकराव पैदा कर रहा था। इसी समय स्टूडियो के अंदर मेरी वजह से पीछे भागने वाला शब्द को लेकर एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई। जब कोई सभ्यता एक निश्चित स्तर तक विकसित हो जाती है तो महिलाओं के अधिकारों को सबसे ज्यादा महत्व मिलना तय है। पीछे भागने वाला शब्द यही साबित करता है कि पुरुष और महिला के प्रेम में महिलाओं को उनका उचित सम्मान मिला है। हमें पीछे भागने वाले के इस टैग को राक्षसी रूप नहीं देना चाहिए।
बल्कि मेरा मानना है कि पीछे भागने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। इससे हमारे देश की विवाह और जन्म दर प्रभावी रूप से बढ़ सकती है। सियावे और बाकी लोग पूरी तरह अवाक रह गए। पहली बार उन्होंने किसी को ये कहते सुना था कि पीछे भागने वालों को भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। क्या यह इतिहास में एक नई शुरुआत है? ऐसी बात पहले कभी किसी ने नहीं कही और शायद आगे भी कोई नहीं कहेगा। लेकिन इंटरनेट पर महिला नेटिजन्स का एक बड़ा समूह उत्साहित हो गया। मैं प्रोफेसर ली का समर्थन करती हूँ। प्रोफेसर ली, आप महान हैं, जल्दी से क्लास शुरू कीजिए, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी। चैन पिंग ने अपना सिर खुजलाया और कुछ उलझन में ली फेंग की तरफ देखा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले, पीछे भागने वाला शब्द में जो कुत्ता है वो साफ तौर पर एक जानवर को दर्शाता है और चाटना किसी के पास सक्रिय रूप से जाने को दर्शाता है। व्यवहार के स्तर पर इसे बहुत सावधानी और झिझक के रूप में देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह संकोच और डर का प्रदर्शन है। इसलिए पीछे भागने वाला शब्द का मूल अर्थ यही है कि इंसान खुद को दूसरे से नीचे रख रहा है। चीनी चिकित्सा में यिन और यांग की बात होती है। पुरुष यांग हैं और महिलाएं यिन। यिन और यांग का संतुलन ही सही मार्ग है। जब यह संतुलन बना रहता है तो चीजें सुचारू रहती हैं और बीमारियां भी कम होती हैं। लेकिन अगर यिन और यांग का संतुलन बिगड़ जाए और एक पक्ष कमजोर हो जाए तो दूसरा पक्ष बढ़ता जाएगा। इससे जो चीज पहले सामंजस्यपूर्ण थी वो असंतुलित हो जाएगी और आखिरकार इससे और भी ज्यादा गंभीर बदलाव पैदा होंगे। लाइफेंग ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। तुम बकवास कर रहे हो। यीन और यांग जैसी बातें तो पुरानी अंधविश्वासी सोच का हिस्सा हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तुम लोगों का इलाज कैसे करते हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करोगे तो मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। चैन पिंग की भौहें सिकुड़ गईं। कार्यक्रम को लाइव हुए अभी दूसरा ही दिन था, लेकिन लाई फेंग हर बात पर उससे टकरा रहा था। क्या इस आदमी को कोई समस्या है? इन और यांग को अंधविश्वास कहना तो लगभग पूरी चीनी चिकित्सा की स्वास्थ्य संबंधी सोच को ही नकारना है। लाई फेंग ठंडी हंसी हंसा। महिलाएं स्वभाव से ही कमजोर और संवेदनशील होती हैं। उन्हें सुरक्षा और देखभाल मिलनी चाहिए। तो अगर पुरुष थोड़ा कमजोर और ज्यादा संवेदनशील व्यवहार करे तो इसमें गलत क्या है? ये तो पुरुष की जिम्मेदारी है। सभ्य समाज ने पुरुषों को यही जिम्मेदारी दी है। मैं पुरुषों के अपनी मर्दानगी दिखाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा लगता है कि पुरुष की ताकत महिलाओं को गले लगाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और जब आप किसी को गले लगाते हैं तो उसे गर्माहट देते हैं। तो फिर पीछे भागने वाला भी तो यही कर रहा है ना? चैन पिंग ने यह सुनकर तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि शरीर की संरचना के स्तर पर महिलाएं जन्म से ही पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि हम ऐसे युग में हैं जहां तकनीक तेजी से विकसित हुई है और हर कोई बेहतर तरीके से बनाया गया है। इसलिए शरीर की संरचना और व्यक्तिगत ताकत पूरी तरह एक जैसी नहीं है। इस परिस्थिति में हमें और भी ज्यादा समानता की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अगर यह संतुलन टूट गया और पुरुष अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगे तो महिलाओं की शारीरिक कमजोरी अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य विज्ञान में एक कहावत है, जब कोई चीज अपनी सीमा से ज्यादा भर जाती है तो अंततः उसका असर दूसरी दिशा में बाहर निकलता है। जब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा दिया जाए और वो नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो किसी दूसरे रूप में बाहर निकलती है। इस मामले में यह घमंड, मनमानी और खुद को केंद्र मानने के रूप में दिखाई देगा और आखिर में यह सब पूरी तरह ढह जाएगा। न सिर्फ इंसान अपना वर्तमान खो देगा, बल्कि पहले से हासिल की हुई चीजों का भी कुछ हिस्सा खो देगा। लाइफेंग का चेहरा गंभीर हो गया। जाहिर था कि घमंड, मनमानी और खुद को केंद्र मानना जैसी बातें असल में उसी पर निशाना साध रही थीं। चैन पिंग का हर वाक्य ऊपर से बिल्कुल शांत था, लेकिन हर शब्द चाकू की तरह चुभ रहा था। सच में वो ताई ची की कला को चरम तक ले गया था। इसके बाद लाइफेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जब डॉक्टर चैन इतने विद्वान हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी एक बेटी हो तो क्या आप चाहते हैं कि कोई पीछे भागने वाला उसे खुश करने और सिर पर बैठाने में लगा रहे, या फिर आप चाहते हैं कि वो अकेली रहे, किसी का ध्यान न मिले और उस बेहद कम संभावना वाले सच्चे प्यार का इंतजार करती रहे? चैन पिंग मुस्कुराया। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जब कोई इंसान शहद के जारों से घिरा हो और हर दिन दूसरों द्वारा दिए गए शहद का स्वाद लेता रहे तो क्या उसे अब भी चीनी मीठी लगेगी? अगर किसी दिन वे सारे शहद के जार गायब हो जाएं और चीनी भी खराब हो चुकी हो तो उसकी जिंदगी में मिठास खत्म होने के बाद क्या बचेगा? इसलिए अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसे बताता कि जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो तुम्हें अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम बिना वजह हर चीज की हकदार हो। तुम इसके लायक हो या नहीं, ये तुम्हारी असली कीमत से तय होता है, न कि उस बढ़े हुए नंबर से जिसे तुम अपने बारे में मानने लगी हो। सच्चा प्यार आम नहीं होता, लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार हो तभी तो सच्चा प्यार मिल सकता है ना? लाइफेंग एक पल के लिए रुक गया। इस जवाब ने बहुत चालाकी से उसके सवाल का जवाब भी दे दिया था और उसके वार से बच भी गया था। कुछ समय के लिए उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। इसी बीच दर्शक भी पागलों की तरह कमेंट करने लगे। मदर प्लैनेट को रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस समानांतर दुनिया में पीछे भागने की प्रोफेशनल डिग्री है। सभ्यता का स्तर, निचली श्रेणी, रिपोर्ट खत्म। मैंने पहली बार सुना है कि पीछे भागने वाले विवाह और जन्म दर बढ़ा सकते हैं। चीनी चिकित्सा का स्वास्थ्य विज्ञान अंधविश्वास है या नहीं,
मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे भागने वालों की हड्डियां जरूर जन्म से कमजोर होती हैं। इन्हें कैल्शियम की जरूरत है। कुछ मत कहो, जल्दी से क्लास शुरू करो। गलत मत समझना, मैं पीछे भागने वाला बनने के लिए नहीं पूछ रहा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कुत्तों के झुंड में खड़े होने का अनुभव कैसा होता है। इंटरनेट पर बहस पूरे जोर शोर से चल रही थी। उधर नंबर 1 लाइव रूम में शेन फे ने अभी अभी एक किताब पढ़कर खत्म की थी। वो उठा और घर से बाहर निकल गया। आज घर पर मेहमान आने वाले थे, इसलिए उसे मॉल जाकर कुछ सामान खरीदना था। वॉलमार्ट सुपरमार्केट में शेन फे सीधे इंपोर्टेड सामान वाले सेक्शन में पहुंचा। आयातित वाग्यू बीफ, रेड वाइन, कैवियार और फ्रेंच फॉई ग्रास, वो सब कुछ ऐसे शॉपिंग कार्ट में डाल रहा था जैसे पैसे देने ही न हों। जब शेन फे बिल चुकाने गया तो कुल रकम कई हजार युआन तक पहुंच गई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। कई नेटिजन्स अब इसकी आदत डाल चुके थे। क्या अमीर लोगों की शॉपिंग कार्ट ऐसी होती है? इतना सा सामान और इसकी कीमत मेरी 1 महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। संयोग से इसी समय नंबर 2 के मेहमान गुओ जियान और उसकी पत्नी भी वॉलमार्ट में मौजूद थे। आज शाओबाओ का जन्मदिन है, क्या खाना है? एक मछली लेते हैं, एक मुर्गा भी, फिर हमारे शाओबाओ के लिए एक केक ऑर्डर कर देंगे। खुश रहे, स्वस्थ रहे और 100 साल जिए। जल्द ही उन्होंने एक कार्प मछली, पूरी तरह साफ की हुई सफेद मुर्गी और कुछ हरी सब्जियां, फिश बॉल वगैरह खरीदे। बिल चुकाते समय लगभग 200 युआन खर्च हुए। तेज नजर वाले नेटिजन्स ने तुरंत समस्या पकड़ ली। मेरे अपरिपक्व निरीक्षण के अनुसार इन सामानों में उस एक लाइन वाले दही को छोड़ दें तो बाकी कुछ भी बच्चे के लिए नहीं है। बहुत ज्यादा असली है। बच्चे का जन्मदिन और पूरा परिवार मजे से खाना खा रहा है। ये जन्मदिन नहीं है, ये जन्मदिन के नाम पर खुद की जिंदगी बेहतर बनाने का बहाना है। दृश्य बदलकर नंबर 3 लाइव रूम में पहुंच गया। मैं सब्जी मंडी में पहुंचा। सबसे पहले मैंने थोड़ा नान, मांस और चिकन ब्रेस्ट खरीदा। फिर 1 किलो अंडे और एक टुकड़ा पोर्क लिवर लिया। कुछ ही देर में मेरे हाथ में 4-5 थैले आ गए। आज काफी सामान खरीदा है, 2 दिन के लिए काफी होगा। लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी इस छोटी सी खरीदारी ने इंटरनेट पर लोगों को कराहने पर मजबूर कर दिया है। ऑनलाइन लोगों की राय लगभग एक जैसी थी। चुशिंग की एक दिन की कमाई सिर्फ 50 है, लेकिन जो खाना वो खा रहा है वो हम में से ज्यादातर लोगों से ज्यादा है। और हिसाब लगाएं तो उसकी रोज की खाने की लागत सिर्फ 10-15 युआन के आसपास है। हर भोजन में मांस, यकीन कर सकते हो? स्टूडियो में होस्ट शिया वे ने भावुक होकर कहा, मैं हर दिन ऑफिस का खाना खाता हूँ। सुबह और रात का खाना मेरी माएँ बनाती हैं। शर्म की बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि खाने पीने की चीजें इतनी सस्ती हैं।